अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजय दीज। आज हम इनकम टैक्स के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इनकम टैक्स क्या है और क्यों लगाया जाता है। इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, हेड्स ऑफ इनकम, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इनकम टैक्स रेट्स, एग्जम्पशन, डिडक्शंस, कुछ यूजफुल टिप्स भी होंगे, साथ में कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि टैक्स क्या है। भारत में व्यक्ति विशेष की अर्निंग, कंपनियों की, संस्थाओं की जो अर्निंग होती है, उसमें अर्निंग के बाद सरकार को एक टैक्स पे किया जाता है, जिससे कि भारत सरकार का रेवेन्यू जनरेट होता है। टैक्स इज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल्स अर्निंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू बी गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू जनरेट रेवेन्यू। भारत में टैक्स को दो तरह से डिफाइन किया गया है, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स के दायरे में रखा गया है। अब बात करते हैं कि टैक्स लगाया क्यों जाता है। टैक्स दरअसल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि भारत सरकार की रेवेन्यू का सबसे बड़ा पार्ट, भारत में अमीरी और गरीबी ना रहे, इसके लिए टैक्स लगाया जाता है। कई तरह के वेलफेयर प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाते हैं, इसके लिए टैक्स लगाना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन, सबसे पहली चीज, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज। सरकार जो हेल्थ फैसिलिटीज देती है, हॉस्पिटल्स जितने भी हैं पूरे देश में, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? उसके लिए पैसा आता है हमारे द्वारा पे किए गए टैक्स से। एजुकेशन सिस्टम जो है, भारत में जितना भी तरह का एजुकेशन है, चाहे स्कूल एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन हो, उसको चलाने के लिए, उसके संचालन के लिए पैसा आता है टैक्स के द्वारा। कुकिंग गैस में सब्सिडी दी जाती है, फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दी जाती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ पे हम सब्सिडीज़ देते हैं। वो सब्सिडीज़ कहाँ से आती? इनकम टैक्स से प्राप्त हुए पैसों के द्वारा। सैलरी एंड पेंशन्स जो दी जाती है भारत सरकार के द्वारा, वह भी टैक्स के द्वारा कलेक्ट हुए पैसों से दी जाती है। नेशनल सिक्योरिटीज़ होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जितनी भी तरह की आप सुविधाएं देखते हैं, वो सभी तरह की सुविधाएं कहाँ से, किन के द्वारा प्राप्त होती हैं? जो हम टैक्स जमा करते हैं। टैक्स का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, हमारे यहाँ पर पे टैक्स के बारे में अगर हम एंशिएंट टाइम पे पहुँच जाएं तो आपको लगेगा कि हम टैक्स तो बहुत पुराना है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी हम देखते हैं, जो हमारी पुरानी अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, उसमें भी बताया गया है कि किसान को लगान के रूप में 1/5 भाग से लेकर के 1/10 भाग तक का हिस्सा पे करना होता था, ताकि राजा उन रियासतों को या उन राज्यों को बहुत अच्छे से चला सके। इसके लिए उनको टैक्स देना अनिवार्य किया गया था। इसके बाद आते हैं कि मॉडर्न इंडिया में जो हिस्ट्री है, वो है इन मॉडर्न इंडिया की। जब हम बात करते हैं 1860 में सर जेम्स विल्सन ने एक ऑर्डर निकाला था, क्योंकि आपको याद होगा 1857 में एक क्रांति आई थी भारत में, मिलिट्री में एक क्रांति लाई गई थी मंगल पांडे द्वारा। तो उसके बाद जितना भी नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए सर जेम्स विल्सन ने एक ऑर्डर निकाला 1860 से कि इस लॉस की भरपाई के लिए इनकम टैक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मॉडर्न इंडिया में 1860 में इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ, जो बाद में कई तरह के इसमें अमेंडमेंट हुए, एक रिफॉर्म्स हुए, जो 1886, 1918 एंड 1922 में पास किए गए। अलग अलग टाइम पे टैक्स को दूसरे तरीके से लगाया गया। फिर बात करते हैं कि इनकम टैक्स 1922 के बाद लास्ट इनकम टैक्स था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैक्स लगाया, जो इन फोर्स टिल 1962 से चालू हुआ। आइए हम देखते हैं 1962 से किस तरह से स्टार्ट हुआ। इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पर 1961 में इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया, विच वॉज इम्प्लीमेंटेड 1 अप्रैल 1962 एंड इट इज स्टिल इन फोर्स। ये एक ऐसा टैक्स था जो उस टाइम पे भी जम्मू कश्मीर में भी लागू होता था, जबकि अभी बहुत सारे टैक्स
अब जाकर के लगे हैं जब धारा 370 खत्म हो चुकी है। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो उस टाइम पे भी पूरे पूरे भारत में लगता था। अब इनकम टैक्स में हम बात करें कि किस तरह से इसको लगाया जाता है, तो यहाँ पे 5 हेड कवर किए गए। हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब किसी व्यक्ति की इनकम सैलरी से हो सकती है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। फोर्थ है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और फिफ्थ होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब पूरा इनकम टैक्स इस 5 हेड में कवर किया हुआ है, इससे अलावा कुछ भी नहीं। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मुझको सैलरी मिल रही क्योंकि सैलरी पर्सन हूँ। साथ में मान लीजिए कि अब मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, मेरा बहुत बड़ा घर है जिसका कि आधा हिस्सा मैंने किराए पे दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 हेड मेरे कवर हो गए। तीसरा हेड है कि मैं कोचिंग क्लास भी चलाता हूँ मान लीजिए, तो प्रोफेशन हो गया मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो वहाँ पे थर्ड हेड मेरी कवर हो गई कि इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। साथ में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब मेरे पास कैपिटल गेन कि मैं शेयर भी खरीदता हूँ और शेयर को बेचने खरीदने का भी काम करता हूँ, तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके थ्रू कैपिटल गेन होगी। कैपिटल भी 2 तरह की कैपिटल गेन होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर बाद में इसके अलावा मैं जैसे कॉपियाँ चेक करूँगा, साथ में एग्ज़ाम ड्यूटी करूँगा, या किसी अदर तरह के किसी और इंस्टीट्यूट में जाकर के लेक्चर दूंगा, या यूट्यूब से कोई इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जितने भी तरह की इनकम कहलाएंगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मतलब ये 5 हेड इतने इंपॉर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम इन 5 हेड्स के अलावा नहीं हो सकती। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। एसएससीज मतलब जिसको कर देना होता है उसको एसएससीज बोलते हैं, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर होता है फॉर एग्जाम्पल इस वर्ष हमको टैक्स पे करना है, मीन्स 2020-21, ये हमारे लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर जिस पे हमको टैक्स पे करना है 2019-2020। देखिए अभी अभी हमारे पास ईयर खत्म हुआ, कोई भी ईयर हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहले आप समझिए फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। फाइनेंशियल ईयर का ड्यूरेशन होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अभी हम 1 अप्रैल 31 मार्च के बीच में जितनी भी अर्निंग करेंगे उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, क्योंकि उस 2019 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 इसके बीच में जितनी भी अर्निंग हुई उसके ऊपर हम टैक्स कब पे करेंगे? 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 तक। ये हमारे पास असेसमेंट ईयर कहलाएगा, क्योंकि अभी इमीडिएट ईयर खत्म हुआ है, हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। जुलाई तक वैसे पे करना चाहिए, लेकिन आप मान के चलिए कि 31 मार्च तक आप लेट फीस वगैरह लगा के जमा कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पोजीशन होती है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब करदाता का वो निवासी है, अनिवासी है या असाधारण निवासी है, ये हमको देखना पड़ेगा। आप अक्सर देखते हैं ना कि अमिताभ बच्चन इस वर्ष में एनआरआई हो गए, तो एनआरआई होना या आपके पास रेसिडेंशियल स्टेटस की कुछ कंडीशंस है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पे आपको 3 तरह से देखेंगे, निवासी, अनिवासी और असाधारण निवासी। फिर देखते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी, उसमें फिर डिडक्शंस कितने तरह की होंगी। ग्रॉस टोटल इनकम में हम सभी तरह की इनकम को शामिल कर लेते हैं, 5 हेड है, उन सभी की इनकम को शामिल करते हैं, साथ में उनमें जो डिडक्शंस दी गई हैं उन डिडक्शंस को भी फॉलो करते रहेंगे। फिर बाद में आते हैं फाइनल डिडक्शंस के, जो चैप्टर 6A में दी गई है, उस डिडक्शन की बात करेंगे। फिर जाकर के हमारे पास टोटल इनकम आएगी, फिर हम उसमें टैक्स लगाएंगे। यहाँ पे वही चीज बताई गई एसएससीज के बारे में, जो टैक्स पे करेगा उसको एसएससीज बोलेंगे। हमने यहाँ पर पे आपकी क्लास के हिसाब से प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया हुआ है। करेंट में जो चल रहा है वो हमारे पास चल रहा है 2020-21, लेकिन यहाँ पे आप बहुत अच्छे समझ लीजिए प्रीवियस ईयर, फॉर एग्जांपल 2018-2019,
असेसमेंट ईयर हो जाएगा 1920, हमेशा एक वर्ष आगे चलेगा और प्रीवियस ईयर पीछे होगा। जैसे और एग्जांपल देखिए, प्रीवियस ईयर 2019-20, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2025। रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है, रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए कहा गया है कोई भी व्यक्ति जो निवासी की श्रेणी में आना चाहता है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि उसको 182 डेज मिनिमम लास्ट ईयर में इंडिया में बिताना ही पड़ेगा। अगर 182 दिन वो बिताता है तो यहाँ पे वो निवासी की श्रेणी में आ जाएगा, जिसमें 2 अलग अलग तरह की कंडीशंस दी हैं। नॉन रेसिडेंस असाधारण निवासी, इनकम अर्न इन इंडिया ओनली विल बी सब्जेक्ट टू बी इनकम टैक्स इन इंडिया। मतलब जो उसने भारत में अर्न की है इनकम, केवल उसके ऊपर ही टैक्स देना पड़ेगा। आप मुख्य बिंदु इतना समझ लीजिए। इसी तरह से जो NRI होते हैं, रेसिडेंट बट नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, जिनको कि हम NRI के नाम से भी जानते हैं, इनके संबंध में भी यही है कि सिटीजन ने अगर जो भारत में पैसा अर्न किया है सिर्फ भारत के अंदर, उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा। भारत के बाहर की इनकम के ऊपर उसको टैक्स की जरूरत नहीं। जबकि निवासी, असाधारण निवासी में ये कंडीशन जो होती है कि विदेशों में भी उनने कोई अर्निंग की है तो उसका टैक्स उनको भारत में पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रहते भारत में। अब आइए हम ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में जान लें। ग्रॉस टोटल इनकम जितनी भी तरह की हम अर्निंग करते हैं उसमें विदाउट डिडक्शंस, किसी भी तरह की कटौती नहीं करने के पहले की आय को हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। डिडक्शंस क्या होती हैं? डिडक्शंस जितनी भी हमने अर्निंग की है उसमें जो लायबिलिटी आई है उसमें अलग अलग जगह अलग अलग हेड में, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इन सभी हेड में इंडिविजुअली कोई ना कोई डिडक्शंस दी गई हैं, जिनको कि डिडक्ट करने के बाद फिर हम आते हैं टोटल इनकम की तरफ। टोटल इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम में से जितनी भी आप माइनस कर देंगे डिडक्शंस को, उसके बाद कलेक्ट किया होगा। मतलब इनकम टैक्स हो सकता है कि सैलरी में आपको 3 लाख रुपए मिले, हाउस प्रॉपर्टी में 2,50,000 रुपये मिले, बिजनेस प्रोफेशन में 50,000 रुपये मिले, कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए मिले और अदर सोर्सेस में 2 लाख रुपए मिले। कुल मिलाकर के आप 6 लाख रुपए डिडक्शंस के बाद की अमाउंट को काउंट कर लेंगे। इनकम टैक्स रेट्स के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, क्योंकि रेट अभी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। फिर आइए एग्जम्पशंस और डिडक्शंस के बारे में बात कर लें। एग्जम्पशंस कितने तरह की? इनकम टैक्स में इज नॉट टैक्सेबल रिक्वायर होता है कि डिडक्शंस, सपोज कि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम अगर एक एग्जांपल दिया हुआ है हमने कि 2,600 पर मंथ उसने म्यूचुअल फंड में भी पे किया हुआ है, अलग अलग जगह उसने कहीं कहीं पर पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको एग्जम्पशन मिल सकती है अंडर सेक्शन 80 चैप्टर 6A के अंतर्गत। तो यहाँ पर पे हम बहुत तरह की उसको डिडक्शंस भी देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ पर पे देखिए हमने इनकम टैक्स रेट्स के बारे में देखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से अधिक का है, 2.5 लाख से उसके ज़्यादा की इनकम है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स होगा निल। फिर इसी तरह से 2,50,000 रुपये से 5 लाख रुपए, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से एबव के ऊपर कंडीशन। तो यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी है। स्लैब के ऊपर भी टैक्स लिया जाता है, सीनियर सिटीजन्स को एक अलग तरह का बेनिफिट दिया गया है। तो इस तरह की कुछ छूट्स हैं जिसको कि हम एक लंबी चर्चा फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जम्पशंस में ये वहाँ पे मिल सकती है कि किसी व्यक्ति ने चैप्टर 6A के अंतर्गत अगर बहुत सारा डिडक्शंस किया हुआ है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएंगे। साथ में इस बात को नहीं भूलिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही टैक्स लेता है, उससे ज़्यादा के ऊपर टैक्स नहीं लेता है।
यहाँ पर पे बेसिक पे अलग 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 हमने दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ HRA के ऊपर भी छूट मिलती है, जैसे हाउस इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर हम देख रहे हैं। रेंट पेड के ऊपर भी टैक्स मिलती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स HRA के बारे में है कि जो HRA होगा उसमें मिनिमम हम किस तरह से छूट दे सकते हैं। तो HRA के कैलकुलेशन के लिए अमाउंट ऑफ HRA निकाला जाता है, रेंट पेड को माइनस कर देंगे जो 10% ऑफ बेसिक पे होगा। थर्ड पॉइंट आता है 50% पे बेसिक पे का हम कैलकुलेट करते हैं, जो कि और अगर मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और 40% हम करेंगे जो अदर सिटीज़ में रहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है मेट्रो सिटी के बारे में और अदर सिटी के बारे में। मेट्रो सिटी 16 सिटीज़ को मेट्रो सिटी में कन्वर्ट किया गया है। वैसे तो हम 4 शहरों के बारे में जानते हैं। फिर आइए हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डिडक्शंस के बारे में। 80C जो चैप्टर 6A के बारे में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 80C की डिडक्शन आप जितने भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सभी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आता है, जिसकी की सीमा होती है 1,50,000 की। ये डिडक्शंस होती है 80C की। फिर 80CCD, किसी भी तरह का पेंशन फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें 50,000 रुपये तक की छूट हो सकती है। याद रखिएगा, आपकी सभी तरह की छूट मिला के 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की नहीं होगी। हाँ, 80D अलग है। 80D में आपको अलग से बेनिफिट मिलता है। 80D होता है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ प्रीमियम पे किया हुआ है, उसकी छूट मिल जाएगी। बाकी अगर आपने LIC किया हुआ है, नॉर्मल इंश्योरेंस किए हुए हैं, उन सभी की छूट आपको 80C में मिलती है। बच्चे की ट्यूशन फीस है, हायर एजुकेशन के ऊपर आपने लिया हुआ है कोई लोन है, उन सभी के बारे में छूट जो मिलेगी आपको 80C में मिलेगी। 80DD आपके पास कोई डिसेबल पर्सन है जिसका कि कोई आपके ऊपर ऐसा घर का कोई बच्चा या कोई ऐसा आपके पेरेंट्स, जो आपके आश्रित कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो डिसेबल है, जो मेंटल डिसेबल है या मेडिकल उनका ट्रीटमेंट, कुछ गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए यहाँ पर पे मैक्सिमम अमाउंट 75,000 रुपये तक हो सकता है। लेकिन उसका 80% डिसेबल होना चाहिए, और इनकेस अगर 80% से ज़्यादा कोई डिसेबल होता है तो वहाँ पे 1,25,000 का मैक्सिमम अमाउंट है जो उनके ऊपर खर्च किया हुआ है, उसकी आप छूट ले सकते हैं। इसी तरह से 80DD भी है, जो ट्रीटमेंट, जो अगर ट्रांसप्लांट होता है, कैंसर है, कुछ गंभीर तरह की बीमारियां हैं, उसके बारे में जो 40,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। फिर 80E, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन के बारे में 80E में दिया गया है। 80EE में दिया है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के बारे में, जो डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग से होगा, 1.5 लाख के अलावा हो सकता है। इसी तरह से कुछ और डिडक्शंस के बारे में 1961 में दिए गई है। हाउसिंग लोन के बारे में है 2A, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन 80 के अंतर्गत आता है। 2A जो 2 लाख रुपए, मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख रुपए होता है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन के बारे में, जो 1.5 लाख रुपए से अबव होगा। तो मतलब आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से माइनस करने के बाद फिर हम टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। इसी तरह से 80EEA, इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन, जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फिर 80EEB भी है, इंटरेस्ट लोन। फिर 80G के बारे में बात कर लें। 80G सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है डोनेशन के। अलग अलग इसमें कैटेगरी दी गई है। 50% से लेकर के 100% तक का आपको अमाउंट जो है डिडक्शंस यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपने डोनेशन दिया है, फॉर एग्जांपल कि प्रधानमंत्री फंड में, प्रधानमंत्री केयर फंड में आपने डिडक्शन दिया है, तो उसकी छूट 100% आपको मिलेगी। लेकिन आपने किसी सोसाइटी को, किसी एजुकेशन संस्थान को अगर दान दिया गया है, जो दान 80G में आता है, किसी मंदिर में दान दिया है, वो हो सकता है 50% के अंतर्गत दायरे में आए। प्रधानमंत्री राहत कोष में अगर आप पे करेंगे तो 100%। फिर 80GG है, 80GGA है, मतलब ये सभी तरह के दान के बारे में आपको पूरी डिडक्शंस बताई गई है।
फिर आइए हम बात कर लेते हैं सबसे आखिरी डिडक्शन 80U, मतलब 80C से लेकर के 80U तक की आपके पास डिडक्शंस मिलती हैं। 80U है, यहाँ पे कोई पर्सन के लिए है जो 75,000 डिसेबल है, अबव 40% टू 80%, और डिसेबल अगर 80% से ज़्यादा है तो वही कंडीशन 75,000 से 1,25,000 के बीच में छूट मिल सकती है। फिर आइए कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें आपको डिडक्शंस चैप्टर 6 है कि जो 80C से लेके 80U तक की बहुत ही शॉर्ट में बता दी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स पैन के बारे में। परमानेंट अकाउंट नंबर जो 10 डिजिट का होता है, इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं पैन के बारे में। इसको आप नोट कर लें चाहे तो। पैन के बारे में, पैन 10 डिजिट का होता है। फॉर एग्जांपल किसी का ADGPAY 12345A, यहाँ पर आप देखेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर 4th अल्फ़ाबेट नंबर जो होता है, 4th नंबर शुरू से देखिए ADGP, यहाँ पे 4 नंबर का जो लेटर होगा इसका मतलब है कि व्यक्ति इंडिविजुअल है। यदि P की जगह C लिखा होगा वो कंपनी कहलाएगा। 4th लेटर इंपॉर्टेंट है, शुरू से आप 4th लेटर देखिए। जहाँ पे मैं दिया हुआ ADGPY 1234A, तो आप देख रहे हैं 4th लेटर P लिखा हुआ है, हाईलाइट किया है। P मतलब होता है इंडिविजुअल। अगर C लिखा होगा तो कंपनी, F लिखा है मतलब फर्म। इस तरह से वो चेंज होते जाते हैं। 4th लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताता है कि व्यक्ति की कैटेगरी क्या है। 5th लेटर इसी तरह से बताता है, रिप्रेजेंट द फर्स्ट लेटर ऑफ, यहाँ पे सरनेम के बारे में बताए। जैसे Y लिखा हुआ है, ये आपके सरनेम को बताएगा, ठीक है, कि आपका सरनेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इसको समझने के लिए, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में बताए गए।